जब भी आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब कोई नए रूम में शिफ्ट होते हैं तब आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं। क्या ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हमने सरकार के साथ या स्टेट के साथ किया हुआ है? और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बातें जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। जो आज का मॉडर्न स्टेट है उसके जो ओरिजिन की कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हम सरकार की बातें मानते हैं, क्यों हम कानून मानते हैं, क्यों सरकार हम पे टैक्स लगाती है, सरकार की अथॉरिटी का रीजन क्या है, वो सारी बातें जानने की कोशिश। जो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे वो खासतौर पे मॉडर्न जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे नया वाला जो राज्य है वो निकल के आया उसके बारे में बातें करेंगे। शुरुआत अगर हम देखने की कोशिश करें तो सुकरात ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करी हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम पे हम जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा। अगर आप यूरोप में पुनर्जागरण काल को देखेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारे सवाल उठे सत्ता को लेके, मोनार्की को लेके, फ्यूडल सिस्टम को लेके, और उन्हीं सवालों में से एक सवाल निकला कि हम राज्य की बात क्यों माने, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। और इसी तरह के सवालों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की शुरुआत हो। अब थोड़ा बैकग्राउंड जानने की, अगर आप यूरोप में जाएंगे 16वीं शताब्दी के आसपास तो उस समय मोनार्की वहां पे प्रिविलेंट थी और जो भी मोनार्क थे वो अपने रूल को जस्टिफाई करते थे ये कहते हुए कि भाई हमें डिवाइन राइट प्राप्त, मतलब हमें ये दैवी शक्ति की वजह से हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं और हमें भगवान ने ये परमिट दिया है कि हम आम जनता पे रूल करें और उनका ख्याल रखें। अब धीरे धीरे करके जो धर्म का व्यू है वो कम होता गया, विज्ञान आता गया और ऐसे बहुत सारे बदलाव होते रहे। तो लोगों को लगा कि यार ये चीज तो सही नहीं है। कुछ लोगों ने इस बात पे सवाल उठाया कि भाई भगवान ने आपको ये परमिट कैसे दिया है, और अगर आपके बहुत पहले के पूर्वजों को किसी को दिया भी है तो आपको कैसे मिला है। इस तरह के सवाल जब उठने शुरू हुए उसी के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है और नए राज्य की अवधारणा रखती है। अब 3 थिंकर्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। एक है थॉमस हॉब्स, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है रूस। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और तीनों के कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि पहले हम एक स्टेज पे रह रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद एक दूसरी स्टेज आ जाती है। जैसे कभी आपने रेंट एग्रीमेंट करा होगा कि आप बाहर रह रहे हैं, फिर आप किसी के रूम में रहने आएंगे, आप एग्रीमेंट करेंगे, उस रूम में रहने लग जाएंगे, तो रेंट एग्रीमेंट अपने आप में एक स्टेज है। वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेज है। अब समझने की कोशिश करते हैं थॉमस हॉब्स से, जो पहली बार ये देखने की कोशिश। थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं और वो एक किताब लिखते हैं 1651। वो किताब, उस किताब का नाम है लेवियाथन। वहां पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, थॉमस हॉब्स ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो अभी का एब्सोल्यूट मोनार्की है वो कैसे जस्टिफाइड है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। वो बताने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे कोई भी स्टेट ही नहीं है, कोई राजा नहीं है, उस व्यवस्था में लोग कैसे रह रहे हैं। अब इस चीज को बताने के लिए वो शब्द जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, मतलब जो नैसर्गिक अवस्था है उसमें हम कैसे हैं। दूसरी बात वो करने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन नेचर क्या है, मानव स्वभाव कैसा है, और इन दोनों सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी नैसर्गिक अवस्था है उसमें हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है, केवल अपनी खुशी वो चाहता है और इसकी वजह से दूसरे के जीवन को भी लेना वो सही समझता है तो लेता है, और वहां कोई भी पीस नहीं है, इसलिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कोई भी आर्ट डेवलप नहीं होती, कुछ भी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, और हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है, सब लोग वॉर में इन्वॉल्व है, और जो भी इंसान है उनका नेचर बहुत ही नेस्टी है, ब्रूटिश है, वो काफी सेल्फिश है। ये हॉब्स एक सिनेरियो बनाते हैं और उसके बाद जस्टिफाई करते हैं कि देखो भाई, इस सिचुएशन से अगर आपको बाहर आना है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप सब लोगों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि हम एक बहुत ही बड़ा लेवियाथन क्रिएट करेंगे, बहुत बड़ा समुद्री जीव जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो हम सब को कंट्रोल करेगा, और फिर उसके अंदर हम लोग फ्री महसूस करेंगे, अपनी आर्ट, अपनी चीजें विकसित कर पाएंगे। तो हॉब्स ह्यूमन नेचर को निगेटिव दिखाते हैं, बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर में बहुत जंगल राज है और उससे बाहर आने के लिए आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्टेट बनेगा और स्टेट जो भी बात बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। स्टेट के अगेंस्ट जाने के पास आपके पास कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ एक सिचुएशन में जब स्टेट आपकी जान लेना चाहे तब आप विरोध कर सकते हैं, बाकी किसी भी सिचुएशन में आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और जहां स्टेट बोलेगा वहीं आप फ्री रहेंगे। अब ये तो एब्सोल्यूट मोनार्की को जस्टिफाई कर दिया इन्होंने। अब इसमें कोई भी, जो आज के दौर पे हम देखते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं आई। अब ये आती है दूसरे थिंकर हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं और वो अवधारणा देते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट की। अब उनकी कहानी की शुरुआत देखते हैं। वो भी स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में बातें करेंगे। वो बोलेंगे ह्यूमन जो होता है वो रेशनल होता है और उसके दिमाग में ऑलरेडी पहले से कुछ नहीं है कि वो वायलेंट है, ऐसी बातें नहीं। वो सोसाइटी में रह के बहुत सारी चीजें सीखता है। और फिर वो स्टेट ऑफ नेचर बताने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो जो हॉब्स ने बताया है कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी लोगों के पास कुछ नैसर्गिक अधिकार थे, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के, लोग आपस में रह रहे थे। बस दिक्कत ये थी कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं वही लोग जज भी हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही। तो लोग खुद को जज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहाँ पे सब लोग अच्छे से रह पाए और सब लोग एक दूसरे को गवर्न कर पाए। उसके लिए फिर वो सिविल सोसाइटी और स्टेट बनाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन
उनका स्टेट हॉब्स जैसे मजबूत स्टेट नहीं होगा, एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा। वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड स्टेट की बातें करते हैं। और उनका कहना है कि भाई देखो, जो भी स्टेट हमने बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि हमारे नैसर्गिक जो अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन हो पाए। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो नेचुरल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करें। अब ये लॉक का मॉडल है और इसी मॉडल पे आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में जिक्र है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। हॉब्स और लॉक के बाद एक थिंकर आते हैं रूसो, एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माने जाते हैं। वो एक नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। वो भी बताएंगे कि इंसान जो होता है ब्रूटिश और नेस्टी नहीं होता जैसे हॉब्स ने बताया। लॉक और हॉब्स को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल का। देखो भाई, सिर्फ हम स्टेट इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि स्टेट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम स्टेट को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, स्टेट वो करने की कोशिश। अब वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल का। जनरल विल एक ऐसी विल है जिसमें हम सबकी भलाई, जैसे इस देश का जब संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से, तो लोगों ने मिलकर बताया कि भारत एक देश बनेगा जो फेडरल देश बनेगा, सेकुलर देश बनेगा, सोशलिस्ट देश बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातों में हमने एग्री करा और माना कि यही हमारी जनरल विल है, इसी में हमारी भलाई। अब वो कहेंगे कि हमें इस स्टेट की बातों का इसलिए पालन करना है क्योंकि हम सब लोगों ने पहले मिलकर डिसाइड करा है कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है और उस विजन के तहत देश चल रहा है, इसलिए हमें फॉलो करना है। तो ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 थिंकर्स के बारे में बातें हो गई। तीनों कैसे डिफरेंट हैं और अलग अलग अप्रोचेस से ये बातें कर रहे हैं। अब बेसिक बातें आती हैं कि कैसे डिवाइन राइट की जगह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने ले ली। आज के दौर में कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ जो नेता है वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे भगवान ने भेजा है मैं आपके ऊपर शासन करूं। वो ज्यादातर कहने की कोशिश करते हैं कि भाई जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता को जो कहेगी। और इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आता है। लेकिन क्या सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही स्टेट का ओरिजिन है? इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। फेमिनिस्ट लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो आपने पूरा का पूरा माहौल बनाया है उसमें मेल को सेंटर पे रख के बनाया है। इसका दूसरा जो क्रिटिक आता है वो ये आता है कि भाई ये जो बातें हैं इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि आपने कहा कि कब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऐसा कोई इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बाद लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये ऐतिहासिक तौर पे सही नहीं है। ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन इतिहास का और बाकी राज्य कैसे निकल के आए हैं उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसको और लोगों ने भी क्रिटिक करा है, कुछ और लोग भी हैं जो इसको क्रिटिक करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा गोल ये था कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझें कि हम दूसरे नागरिक के साथ कैसे जुड़े हैं, हम स्टेट के साथ कैसे जुड़े हैं, हम स्टेट की बातें क्यों मानते हैं, हम दूसरे नागरिकों के प्रति अपनी ड्यूटी क्या है हमारी। ये सारी बातें जो निकल के आती हैं वो उसी सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आती हैं, जिसके आधार पे ये आज का जो राज्य है, आज की सरकारें हैं वो टिकी हुई हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं टिकी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताइए। टॉपिक आपको वीडियो ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।